सर मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the anatomical physiological changes during the pregnancy. Actually, nature has provided some sort of आवाज आ रही है? जी जी ये मैं म्यूट कर रहा हूँ। देखिए प्लीज माइक अपना म्यूट रखें। जी भाई, देखिए तो मैं कह रहा था कि नेचर हैज allowed humans to have डॉक्टर changes. अनवर अपना एक मिनट, डॉक्टर अनवर अपना माइक म्यूट करें प्लीज। कैसे आएगा? डॉक्टर अनवर आप अपना माइक म्यूट करें। डॉक्टर अनवर आप अपना माइक म्यूट करें। ये म्यूट हो नहीं रहा है, क्या चक्कर है? ओके, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। अजहर आप अनम्यूट कर लें। Sir, alhamdulillah, I'm reciting Bismillah Rahman Rahim third time. Bismillah Rahman Rahim. नेचर ने ऐसी जो ना चेंजेस और एडाप्टेशन प्रोवाइड की हैं फीमेल में, सो दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो खुद भी वो एक प्रेगनेंसी का जो वर्कलोड है वो भी सस्टेन कर सकें और यूटेरोप्लेसेंट की जो और फिटस की जो इंक्रीज डिमांड है ना वो उसको भी मीट कर सके। तो ये जितने भी अभी हम चेंजेस डिस्कस करेंगे वो बेसिकली उनका एम यही है। हम फर्स्ट वी स्टार्ट विद द कार्डियोवैस्कुलर और हेमेटोलॉजिकल चेंजेस। एक्चुअली जो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो 40 to 45% होता है और रेड सेल मास इंक्रीज होता है रफली 20%। उसमें जो है वो इसी वजह से ये डाइल्यूशनल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी होता है, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है और आरबीसीज जो है ना वो बढ़ तो रहे हैं लेकिन कंपैरेटिवली इससे उतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ पिक्चर ऑफ डाइल्यूशनल एनीमिया इन प्रेगनेंसी। हम आते हैं अभी डब्ल्यूबीसीज की तरफ। ये न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाता है। इसमें सिर्फ एक क्लिनिकल पॉइंट है कि खुदा न खास्ता अगर पेशेंट सेप्सिस में है तो उसका जो है ना वो हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो सकता है। और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 20%। वो क्यों होता है जी? कौन बता सकेगा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज होता है? वीनस एनगॉर्जमेंट एक दूसरा, एक ये सबब है। दूसरा प्रेशर, ब्लड देखिए प्रेशर। आपका यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बढ़ गई है ना, आपका रेजिस्टेंस इस वजह से कम हो गया है। दिस इज द मेन रीजन एक्चुअली। अच्छा, उसी वजह से उसी को मीट करने के लिए ना आपका जो है ना वो हार्ट रेट बढ़ जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि टोटल इंक्रीज जो है ना वो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। मैंने ये एक्चुअली परसेंटेजेस इस वजह से लिखी हुई हैं। तो 8 टाइम्स कभी कभार एमसीक्यूज में जो है ना वो आपसे पूछा जाता है कि भाई हाउ मच दैट पर पर्टिकुलर पैरामीटर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो इस वजह से मैंने कहा ये याद रहने के लिए ना। अच्छा, अभी आते हैं हम एओर्टोकेवल कंप्रेशन पे। आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो ना एओर्टोकेवल कंप्रेशन होता है। उससे क्या होता है? उससे जो है ना जैसे इन्फ्लोवीना केवा पे प्रेशर आएगा तो प्रीलोड कम होगा, प्रीलोड कम होगा तो डेफिनेटली अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इस वजह से पेशेंट जो है ना हाइपोटेंशन में जा सकते हैं। तो इसी वजह से इसकी ये एक क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है। हमारे सेट में अनफॉर्चुनेटली जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो ना घंटों घंटों या काफ़ी देर तक ना सीधी स्पाइन लेटी रहती हैं, तो उस वजह से टाइम्स हमें बाद में मालूम होता है कि यार इसको पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो ना लेफ्ट टिल्ट करते हैं या राइट साइड पे हम वेज रखते हैं और तकरीबन 30 to 40% उसका एंगल होनी चाहिए। पेशेंट जो है ना वो टिल्टेड होना चाहिए। अच्छा, इसी वजह से जो है ना हमें ईसीजी में जो है ना वो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन और एसी चेंजेस मिल सकती हैं। एक्चुअली ये जितनी अभी कार्डियोवास्कुलर चेंजेस मैंने डिस्कस किए हैं इसमें से
ऑल जो है ना इंक्रीज हो रही हैं सो दैट पेशेंट और पर्सन फीमेल कैन सस्टेन प्रेगनेंसी। अब हम आते हैं कोआगुलेशन की तरफ। जैसे ऑल जितने भी तकरीबन ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग 7, 8, 9, 10 एंड 12 वो सारे बढ़ जाते हैं, और एक्सेप्ट जो है ना वो 11 और 13 जो सारे, और ये इट इज कॉल्ड एज अ प्रोकोगुलेंट स्टेट ना, इस वजह से होती है। अच्छा वही मैंने, ये शायद डबलिंग हो गई, आई एम सॉरी, ये WBC इनकी होंगे जो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अच्छा इसमें जो है ना वो एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है, इसी वजह से जो है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और जो है ना डिपेंडेंट एडिमा जो है ना फीमेल्स में होता है। अच्छा वी नाउ कमिंग टू दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की चेंजेस आती हैं, लाइक FRC कम होना और उसका जो है ना ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाना पेशेंट का, फीमेल पेशेंट का, तो इसमें जो है ना वो डिसेचुरेशन के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं। उसी को cater for करने के लिए we must give at least 3 to pre ऑक्सीनेट करेंगे 3 to 5 minutes at least, so that एक तो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, दूसरा FRC कम है, इसी वजह से पेशेंट डिसेचुरेट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि चूंकि इन पेशेंट को जो है ना डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के भी, वो हम आगे पढ़ेंगे, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के भी चांसेस इनमें ज्यादा होते हैं। उनकी जो ना अपर एयरवे इंगॉल्चमेंट होती है, लार्ज ब्रेस्ट साइज होते हैं, और डिफिकल्ट इंट्यूबेशन एडिमा होता है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होती है। तो इस वजह से वी मस्ट प्री ऑक्सीनेट एटलीस्ट 3 to 5 minutes prior to इंट्यूबेशन। इसी वजह से ये रेस्पिरेटरी रेट में उनका बढ़ जाता है, और टाइडल वॉल्यूम भी 30 to 40% उनका बढ़ जाता है। अब मिनट वॉल्यूम इंक्रीज, मिनट वेंटिलेशन बढ़ने की वजह से क्योंकि वो ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट होगा, तो इस वजह से डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और देयर विल बी अ लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और इसीलिए ही प्रेगनेंसी में जो ना ये जो सारे फैक्टर्स एट द एंड नलीफाई करते हैं एक दूसरे को, और देयर विल बी इंक्रीज इन 2,3-DPG। ये मैं ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर चुका कि देयर इज एन इंक्रीज इन एल्वियोलर वेंटिलेशन बाय, जो टर्म होती है ना, बाय टर्म तकरीबन 60 to 70% जो ना देयर इज एन इंक्रीज इन एल्वियोलर वेंटिलेशन। अच्छा ये पैरामीटर्स जो अभी देखेंगे वो they don't change। एक FEV1, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड। इनके सारे में जो ना यहाँ कमी आ रही है, यहाँ बेशर यूजुअली तो इंक्रीज है, एक्सेप्ट FRC आपकी डिक्रीज हो रही है, सब में बाकी इंक्रीज है। लेकिन ये जो 3 पैरामीटर्स है, FEV1, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग वॉल्यूम, दे रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा कमिंग टू द रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा और GFR जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड देयर इज अ इंक्रीज इन रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सिस्टम। उसकी वजह से वाटर रिटेंशन होगी और प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कम होगी, और देयर विल बी अ डिक्रीज इन क्रिएटिनिन, यूरिया एंड क्रिएटिनिन। अच्छा लिवर फंक्शंस में, लिवर सिस्टम में देयर इज अ डिक्रीज इन प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज, और इसी की वजह से ही आपका जो ना एस्कोलिन जो हम देते हैं वो आपका उसका इफेक्ट जो है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। Coming to the gastrointestinal system, sir, there is a increased gastric pressure क्योंकि ये lower gastroesophageal junction, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन की वजह से वो रिलैक्स्ड होता है, तो इसी वजह से there is a increased chances of प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है सर प्रोजेस्टेरोन की वजह से।
तो इसी वजह से देयर इज अ चांसेस ऑफ एस्पायरेशन और फर्दर ऑन मेंडलसन सिंड्रोम वगैरह. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी. और इसी वजह से जो है ना वो हमें प्रॉपरली, अच्छा अब उसको अगर हमने अवॉइड करना है तो कैसे करेंगे? उसको एंटासिड प्रोफाइलैक्सिस देंगे एक. दूसरा, अगर हम चाहें तो प्रोकाइनेटिक्स भी दे सकते हैं, या 30 ml ऑफ 0.3 सोडियम सिट्रेट वो भी हम दे सकते हैं, कि या इवन RSI रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन. अच्छा अजहर ये सिस्टम एक चेंज आपने तकरीबन सारी बता दी है ना. अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं सर. यही से क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को सर, कर अगर लेते हैं एस्पिरे. जी सर जी मुझे अगर इजाजत दें तो मैं MCQ में शेयर कर दूं. एक दो MCQ हैं बस सिर्फ. ठीक है कर दो. अच्छा इन द मीन टाइम आप कोई एक ये आप इतनी देर में उसको ओपन करें. क्वेश्चन ये है कि एस्पिरेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मतलब लाइक ये कि एस्पिरेशन को जब हम टारगेट करते हैं उसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए, तो हमारे दिमाग में क्या दो बातें होती हैं. एक उसकी वॉल्यूम और एक उसकी pH. तो वॉल्यूम कितना क्रिटिकल होता है? वॉल्यूम कितना होता है? 25 ml सर. 25 ml. 25 ml वॉल्यूम होता है, और pH जो है वो लेस देन 2.5 से कम हो तो वो क्रिटिकल होती है. तो जब इसके अंदर आप जब 2.5 से कम क्रिटिकल अगर होती है, आप- 25 ml से ज्यादा वॉल्यूम क्रिटिकल. जी. अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने इसमें जैसे इसने बताया है कि वॉल्यूम आप दे रहे हैं, वो जो आप दे रहे हैं 30 ml नॉन पार्टिकुलेट एंटासिड, तो उससे वॉल्यूम बढ़ सकता है, तो ये एक उसके अगेंस्ट चीज है. लेकिन एट द सेम टाइम एसिडिटी कम होगी, एक बात हो गई. दूसरी बात ये कि जो प्रोकाइनेटिक एजेंट है, प्रोकाइनेटिक एजेंट देने का क्या फायदा होगा? वॉल्यूम कम होगा. लेकिन उसमें होता ये है कि जो हम प्रोकाइनेटिक एजेंट यूज करते हैं वो कितनी देर, ये इसमें दो तीन बातें इसमें है कि कितनी देर में उसका इफेक्ट आता है. दूसरी बात ये कि जो आप H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और PPI अगर आप देंगे तो उनका जो प्री फॉर्म्ड एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो ये आपके जहन में ये दो तीन बातें होनी चाहिए कि आप अगर वो उसको डाइल्यूट करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट है. जो गैस्ट्रोप्रीसिस ये जो है, जो आप H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और PPI अगर आप दे रहे हैं इन दोनों में से कोई, तो उसका जो प्री फॉर्म्ड एसिड है उस पर इफेक्ट नहीं होगा. उसके लिए आपको वॉल्यूम चाहिए होगा. तो आपको सारी चीजों का आपको आउटवे करना है. दूसरा जो वाइवा वाले मैंने ग्रुप में MCQ शेयर कर दिया है सर. वो यहाँ पर आप शेयर कर दो चैट में. गॉट इट. ठीक है. अच्छा उसके बाद जो दूसरी इन्होंने बात बताई है रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेफरेंस से, तो रेस्पिरेटरी की सिस्टम के रेफरेंस से कि एक उसका कंपोनेंट क्या है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और FRC कम है, तो पेशेंट जल्दी डिसैचुरेट होगा. साथ आपके एनगॉर्ज ब्रेस्ट और एनगॉर्ज एयरवे सॉफ्ट टिश्यू, आपकी लेरिंगोस्कोपी मुश्किल हो जाएगी. ठीक है. तो ये दोनों कंपोनेंट्स को आप टारगेट कर रहे हैं. ठीक है. तो आपने यानी कि यूज जल्दी हो रहा है, स्टोर भी कम है, यूज भी ज्यादा हो रहा है, और वैसे भी उसको मैनेज भी करना मुश्किल है. तो इन तीनों चीजों को, और साथ एस्पिरेशन का भी रिस्क है, तो इन चारों चीजों को आपने अलग अलग टारगेट करना होता है. प्री ऑक्सीजनेट आपने किया या डी नाइट्रोजिनेशन किया आपने, तो आपने एपनिया टाइम को बढ़ाया, और जो आपने रैंप पोजीशन बनाई तो उससे आपने जो उसकी पोजीशन को ऑप्टिमाइज किया लेरिंगोस्कोपी के लिए. ठीक है. और आपने FRC को भी उसमें इंप्रूव होगी, और उसके बाद आपने जो क्रिकोइड प्रेशर दिया है उससे आप एस्पिरेशन को कर रहे हैं इन एडिशन टू द एसिड प्रोफाइलैक्सिस. ठीक है. तो पहले MCQ कर लेते हैं, फिर इसी कंटिन्यू करते हैं. एवरीबॉडी तो रिक्वेस्टेड टू अटेंड करें इस MCQ को. चलिए मीनवाइल मैं पढ़ भी लेता हूँ. कॉमन क्लिनिकल इवेंट्स दैट affect uterine blood flow in term parturient during labor and delivery include all of the following except alpha
Uterine blood flow is decreased in most parturients when supine due to aortocaval compression. Beta, uterine blood flow can be increased in about 50% of parturients when supine due to uterine arteries taking off above the level of compression of the aorta. C, uterine blood flow decrease when maternal systolic blood pressure drops below 80%. D, effective epidural analgesia can increase uterine blood flow in the parturient with severe preeclampsia by up to 80%. E, maternal hypocapnia from hyperventilation causes uterine artery vasoconstriction resulting in decreased blood flow. अच्छा, इसमें एक जो पॉइंट मुझे आगे ध्यान में कि यूट्रस की क्योंकि कोई भी वो प्रेशर ग्रेडियंट सर्कुलेशन होती है, क्योंकि जितना भी मीन आर्टरी प्रेशर कह लें या सिस्टोलिक प्रेशर कह लें तो उसकी यूट्रस की जो है ना वो सप्लाई होगी, अदरवाइज उसका कोई भी वो नहीं है, ऑटोनॉमिक सिस्टम से कोई भी वो नहीं है। तो इस वजह से अगर प्रेशर आपके पेशेंट के ड्रॉप हो रहे हैं तो डेफिनेटली यूट्राइन ब्लड फ्लो भी ड्रॉप होगा। सर सिर्फ एक आंसर आया है अभी तक जी। इसकी आंसर की जवेरिया एक्सप्लेनेशन क्या होगी? चले सर मैं ही कर लेता हूँ, आप एक्सप्लेन मैं ही कर लेता हूँ, क्योंकि उस्ताद मोहतरम ने यही सिखाया कि एवरी स्टेम शुड बी एनालाइज्ड और डिस्कस्ड। इसी वजह से देखें यूट्राइन ब्लड फ्लो इज डिक्रीज इन मोस्ट पार्ट्यूरेंट्स, जो अब हम डिस्कस अभी भी मैंने पॉइंट्स जो कहा को इसी स्टेम को पढ़ के याद आया था कि उसकी जो है ना कोई भी यानी प्रेशर ग्रेडियंट सर्कुलेशन होती है यूट्रस की। तो अगर आपका बीपी ड्रॉप हुआ तो डेफिनेटली यूट्रस की भी जो है ना वो या एओर्टोकेवल कंप्रेशन की वजह से यूट्रस की भी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी। ए बिल्कुल ठीक है। Coming to B, uterine blood flow can be increased in about 15% of parturients when supine. ये हमने aortocaval compression की बात की, क्योंकि aortocaval compression जैसे ही होगा तो there will be a decrease, ये कह रहा है increased, so this is definitely wrong। और C, D, E सारी statements ठीक है। ठीक है, जब आपने एग्जाम में करना है ना तो आपने आगे यहाँ पे तो हमने बाकी स्टेटमेंट्स को देख लिया है कि जो है वो प्रेशर रेगुलेट होगी बेस्ड, ये आसान है बेसिकली एमसीक्यू ना, लेकिन वैसे आप एग्जाम के अंदर अगर आपको नजर भी आ जाए ना कि एक है तो आपने उसको प्रोबेबिलिटी में रख के बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता दो जल्दी से, ताकि हम जो क्लिनिकल क्वेश्चन है उनको भी करें। सर बस एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और जीआईटी का मैंने बता दिया है, ब्लड वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट के बारे में बताऊं। सर ब्लड वॉल्यूम तो मैं डिस्कस कर चुका ना। नहीं उसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ना देखें, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है ना तो पेशेंट कैन गो इन पल्मोनरी एडीमा। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि एल्ब्यूमिन लेवल कम है, तो अगर और जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे पेशेंट कैन गो इन पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, और उस टाइम पे एक और फैक्टर क्या होता है कि आपकी जो आप देते हैं ऑक्सीटोसिन से भी जो है वो वॉल्यूम ओवरलोड होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपके जहन में होने चाहिए। और ये जो 2-3 DPG और ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है जी? 2-3 DPG की क्या सिग्निफिकेंस होगी? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट, नहीं लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होता, सेम राइट होता है, ये सुहेब राइट होता है। सर ये ऑक्सीजन की एफिनिटी कम करेगा, हेमोग्लोबिन की एफिनिटी कम करेगा फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी आंसर सही है, लेकिन बेसिकली ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो ऑफलोडिंग होगी फिर ऑफलोडिंग। अच्छा बिलाल, आप प्लीज कुछ ऐड करना चाहोगे प्लीज? बिलाल, तुफैल जी अस्सलाम वालेकुम।
इसमें प्रेग्नेंट पेशेंट में अगर क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं जी कि अगर आप सिजेरियन करा रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 16 गेज के वाइट को कैनुला डालें। वो बहुत सारे लोगों को पता होता है कैनुला डालना है, बट उसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है, साइंस क्या है, कुछ लोग नहीं जानते। तो यूजुअली अगर आप 16 गेज का कैनुला पढ़ें तो इट डिलीवर्स more than 320 ml per minute। और जो प्रेग्नेंट टर्म पे होती है ग्रेविड यूट्रस की सप्लाई 2 यूट्रन आर्टरीज होती हैं और उनका फ्लो भी 350 ml पर मिनट होता है। तो जस्ट इन केस ऑफ पेशेंट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, तो इसलिए वो रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास 16 गेज का कैनुला होना चाहिए, 2 होने चाहिए। और सेकेंडली जो स्टेप वाइज आपके ज़हन में सारी चीजें होनी चाहिए कि अगर पेशेंट ब्लीड करना शुरू होता है तो ऑफ कोर्स सर्जन्स तो कर ही रहे होते हैं उसको हीमोस्टेसिस क्योर करने के लिए। सम टाइम एनेस्थेटिस्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ऑक्सीटोसिन दे दिया, उसकी मैक्सिमम डोज दे दी है। और लिटरेचर से इसके 3 से 5 जो इंटरनेशनल यूनिट हैं उससे ज्यादा आप जितना मर्जी दें, उस सीलिंग इफेक्ट होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको बहुत सारे ऑप्स के जो सर्जन है वो कहते रहेंगे 20 यूनिट दे दें, 20 और दे दें, आप 80 ड्रिप में डाल दें। तो फिर अगले स्टेप पे जाना चाहिए, मिथर्जन देनी चाहिए, ब्लड प्रेशर अलाउस, या प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं अगर पेशेंट एस्थमेटिक नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसको बलून टेम्पोनेट सजेस्ट कर सकते हैं, या इंटरनल इलियक आर्टरी या यूट्राइन आर्टरी की एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। इवन समटाइम्स सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ती है पेशेंट्स की। और दूसरा जो एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि आपने प्रेग्नेंट पेशेंट्स में एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई होता है और वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और एस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से अगर कोई पेशेंट हाइपोथायराइड है और ऑलरेडी वो थायरॉक्सिन पे है, तो एस्ट्रोजन के हाई लेवल से क्या होता है कि जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जो फ्री थायरॉक्सिन अवेलेबल है फॉर मदर एंड डेवलपिंग फीटस वो कम हो जाती है। तो यूजुअली इन प्रेगनेंसी अगर कोई पेशेंट हाइपोथायराइड है और ऑन थायरॉक्सिन है तो यू हैव टू इंक्रीज द थायरॉक्सिन डोज, बिकॉज द रीजन इज कि जो डेवलपिंग फीटस होता है उसका थायराइड ग्लैंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद थायरॉक्सिन थ्रो करनी शुरू करता है और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थायरॉक्सिन बहुत जरूरी होती है। मेरी बात सबको पहुंच रही है बात? अच्छा बिलाल, मुझे ये बताओ, आपने ईस्ट्रोजन बोला है या प्रोजेस्टेरॉन बोला है? एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट इंक्रीज होता है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है। और दूसरा जो है कुछ पेशेंट्स को ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म भी होता है। उसकी रीजन ये होती है कि जो HCG सिक्रीट हो रहा होता है, वट एवर द सोर्स, कार्पस लूटियम से आ रहा है या वो प्लेसेंटा से आ रहा है, उसका जो अल्फा सब यूनिट है ना वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से मिलता जुलता होता है। तो वो भी स्टिमुलेट करता है थायराइड रिसेप्टर्स को और इट एक्ट्स एज अ TSH। तो ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म भी आपको प्रेग्नेंट पेशेंट्स में मिल सकता है, पर उसका आपने करना कुछ नहीं होता, जस्ट आपने ऑब्जर्व करना होता है चीज को। और MCQs के हवाले से जो एक और कॉन्सेप्ट है कि आप यूजुअली जो स्पेशली जो प्री टर्म लेबर और इसमें स्टीराइड, अगर 34 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो आपने स्टीराइड देने हैं। अगर किसी की प्री टर्म और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाता है तो उसमें ये टोकोलिटिक्स का कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता है। उसमें अक्सर MCQ में पूछा जाता है कि इसको मैग्नीशियम भी दिया है, 32 वीक से कम है और प्री टर्म एंड प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, मैग्नीशियम क्यों दिया है? वो मैग्नीशियम एज अ टोकोलिटिक नहीं है, वो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन देते हैं बच्चे। और सेकेंडली लेस देन 32 वीक्स पे इंडोमेथासिन लो डोज देते हैं विच एक्ट्स एज अ टोकोलिटिक। और अगर प्रेगनेंसी की स्टेज 34 वीक से ज्यादा है तो फिर उसको एज अ टोकोलिटिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। तो यूजुअली ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है और अभी बहुत सारे फिजिशियंस जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके ज़हन में मैग्नीशियम एज अ टोकोलिटिक ही है, which is absolutely not, वो आउट ऑफ गेम है। ठीक है। और MCQs के हवाले से अगर आप
ऑब्स के पेशेंट्स की बात करें तो अच्छा भी बिलाल, commonly एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सर, चीज ये- बता दो सर कि इसमें सर जी ये क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो चेंजेस शुरू कब होती हैं और पीक कब होती हैं और रिवर्स कब होती हैं, मुख्तलिफ कौन चीजें। सी चीज? सर इसमें क्वेश्चन ये एंडोमेटासिन के बारे में सर, उसमें बुक में लिखा था कि ये पीडीए के क्लोजर के लिए दिया जाता है लेकिन ट्रोकोलाइटिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता सर। नहीं, वो अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो अगर हाई डोज में अगर आप इंडोमेथासिन या कोई भी एनसेड दे रहे हैं तो पीडीए क्लोजर का रिस्क होता है। बट आई एम टॉकिंग जब पेशेंट 32 वीक से नीचे है, ये लिटरेचर में लिखा हुआ है। दिस इज नॉट अ मैन मेड कॉन्सेप्ट या कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। और सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें पूछी जाती हैं अगर आप ये एनसेड के हवाले से, तो अगर किसी प्रेग्नेंट पेशेंट में नॉन ऑफ सर्जरी हो रही है, लेट्स से अपेंडेक्टमी हो रही है और कोई ब्रेस्ट ट्यूमर रिमूव हो रहा है या कोई उसको एडिनेक्सल मास है वो रिमूव कर रहे हैं, यूजुअली लोग ट्राई करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद और सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट पे ये सारे काम किए जाए। तो उसमें अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आप क्या पेशेंट को देंगे, तो उसमें क्या कंसर्न्स होंगे आपके? उसमें 3-4 मेन कंसर्न्स हैं। प्री ऑप आप वैसे ही करेंगे उसका और उसमें प्रेगनेंसी चेंजेस की कंसिडरेशंस रखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पेशेंट को बताएंगे कि वी आर गोइंग टू एनेस्थेटाइज यू, देयर इज अ रिस्क ऑफ अबॉर्शन, अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पर बॉडी अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है, नेचर हैज क्रिएटेड इट, समटाइम्स इट हैपेंस कि बॉडी कैन टॉलरेट, समटाइम यू मे अबॉर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपने डॉक्यूमेंट करनी होती है। और सेकेंडली, इन एडिशन टू स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास इंट्रा ऑपरेटिव उसकी फीटल हार्ट की मॉनिटरिंग नहीं है तो एटलीस्ट आप प्री ऑप में करें, पोस्ट ऑप में करें और उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स में ऑप्स की टीम को आप इन्वॉल्व करके तो एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स उसकी फीटल हार्ट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अगर आप जनरल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर कंडक्ट कर रहे हैं तो देयर विल बी नो डिफरेंस अपार्ट कि आप उसको हाई डोज एनसेड्स नहीं देंगे बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ पीडीए क्लोजर एंड प्लेसेंटा एब्रॉर्प्शन। सेकेंडली, कुछ लोगों के दिन में होता है कि इसको मिडाजोलैम नहीं दे सकते या हम ओपीआइड्स नहीं दे सकते। वी कैन गिव मिडाजोलैम एंड ओपीआइड्स बिकॉज ऑफ कोर्स पेशेंट इज नॉट गोइंग टू डिलीवर, राइट। ये हम नॉन ऑफ सर्जरी कर रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये 2-3 चीजें मुझे बताएं कि जो सीपीआर के अंदर प्रेग्नेंट पेशेंट में क्या डिफरेंस होता है। नुसरत आप बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस इन सीपीआर ऑफ प्रेग्नेंट पेशेंट। नुसरत चली गई है। सारा आप बता दो। एक तो सर आपको लेफ्ट लेटरल करना होता है उसको, ये राइट सीपीआर हो रहा है, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सीपीआर हो रहा है, सीपीआर। हाँ सर, सबसे पहले आप एओर्टो केबल नहीं है, आप सबसे पहले उसका एओर्टो केबल कंप्रेशन तो खत्म करें, क्या पता उसी वजह से वो रेस्ट में चली गई, उसके बाद सीपीआर शुरू करें ना। नहीं, लेकिन लेफ्ट लैटरल करके सीपीआर कैसे होगा? आप सिर्फ सर वेज रखते हैं उसके नीचे, मेरा ख्याल है वेज रखते हैं उसके नीचे। हाँ वेज रखते हैं। नहीं, लेफ्ट लैटरल करने की जरूरत नहीं है, वेज से ही काम चल जाएगा, ठीक है। आप वेज रखते करेंगे। हैं। हाँ ठीक और है। दूसरे और क्या डिफरेंस होता है? पोजीशन होती है सर वो स्टर्नम और कुछ थोड़ा सा हाई अप, जो कंप्रेशन है वो थोड़ी हाई अप करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है? पेरीमोर्टम सेक्शन कर देते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें कोई नए 2020 में कोई चेंज तो नहीं है भाई? विदिन 4 टाइम कितना होता है? विदिन 5 मिनट्स, 4 मिनट्स तक देखेंगे, उसके बाद सिजेरियन कर देंगे। इसके अंदर कोई जिसने 2020 का अगर सीपीआर पढ़ा है, कोई फर्क और कोई इसके अलावा बिलाल कोई इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है इन 3 ये सीपीआर इन प्रेग्नेंट पेशेंट में? सीपीआर इन अ प्रेग्नेंट पेशेंट और दूसरा जो एक नॉन प्रेग्नेंट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने सिर्फ या वेज रखना है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप एक बंदा एक्स्ट्रा
इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो जो फिजिकली लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो, और बाकी ड्रग्स में और रिससिटेशन में कोई फर्क नहीं है। सेकंड, ये जरूर है कि अगर आपको ये श्योर है कि बेबी इज वायबल एंड यू कैन डू इट इवन एट बेड साइड, आप सिजेरियन करके उसे डिलीवर करा सकते हैं। एंड आई हैव सीन वन केस है, हमारे सेंटर में हुआ था, पेशेंट बेड साइड पे कोलैप्स किया था, उसका सीपीआर चल रहा था, और एट द बेड साइड वो पेशेंट का सिजेरियन किया गया, बच्चे को रिवाइव किया गया, और पेशेंट को फिर आईसीयू ट्रांसफर किया गया, और आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ पोस्ट रेस्ट कार्डियक केयर, वो पेशेंट भी रिवाइव कर गई थी। तो ये 2-3 चीजें ही हैं। बाकी जो है ड्रग्स का, चेस्ट कंप्रेशन का और ब्रीदिंग सपोर्ट का, देयर इज नो डिफरेंस। नो डिफरेंस, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हाई अप करते हैं। और ये जो सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि एमसीक्यू हमारे उसमें आता है ना, 4 मिनट है, 5 मिनट है, तो ये आप एग्जैक्टली देख लें कि 2020 में क्या लिखा है, 4 मिनट लिखा है या 5 मिनट लिखा है, ठीक है, कि आप सिजेरियन कितने मिनट के बाद करेंगे, ये सिर्फ आप देख लीजिएगा। अच्छा, एयरवे की हम बहुत सारे सवालात हम कर चुके हैं डिस्कस। जो है मुझे ये बताएं कि चेंजेस वाले के बाद मैं फिर आ रहा हूँ कि कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ना शुरू होता है कितने वीक्स पे? जी, क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। कार्डिक आउटपुट इनिशियली बढ़ना शुरू होता है और पीक पे चला जाता है 16 वीक्स तक, ठीक है। और मुझे बताएं मीन ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में? मीन ब्लड प्रेशर सर कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होता सर, मीन ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है सर। ये एक जो कार्डिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ता है और डायस्टोलिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम बढ़ता है। जी, प्रेगनेंसी में कम होता बढ़ता है है, प्रेशर, बढ़ता है या कम होता है? कम होता है, कम दोनों होता है, कम हो जाते हैं। प्रेशर बढ़ जाता है, दोनों कम होते हैं। कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली प्रेशर ड्रॉप करते हैं, बट आई गेस रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना, ज्यादा कम होता है, डायस्लिक ज्यादा कम होता है, डायस्लिक ज्यादा कम होती है जी। जो pulmonary capillary wedge pressure है, और I guess central venous pressure remains unchanged, rest all pressure drops। ठीक है, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर अगर आप मुझे जाते में ये बाय 20th वीक जो है ना प्रेशर ड्रॉप होते हैं, और बाय द टर्म प्रेगनेंसी वो नॉर्मल लेवल से या अपर लेवल तक आ जाते हैं। अजहर ये चीज जो है ना, ये मतलब इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जो कॉमन बात है ना वो ज़हन में रखें, वो उससे आप कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। ये बात मुझे भी, मैं भी, ये मेरे लिए भी नई है बात। और सेकेंडली ये अगर आप आपका ओरल एग्जाम हो रहा है, they ask so quite often they ask this question that what is the mechanism for development of this preeclampsia or pregnancy induced hypertension। तो इसके 1-2 simple points if somebody can share, I will appreciate that। क्वेश्चन समझ गए भाई? PIH क्यों डेवलप होता है? सर इसमें जो वेजोकंस्ट्रिक्टर्स और वेजोडायलेटर्स हैं, इनमें इनके रेशो में जो है ना इम्बैलेंस हो जाता है। लाइक थ्रोम्बोक्सिन ये जो है वो बढ़ जाती है, प्रोस्टासाइक्लिन PGI जो है वो कम हो जाती है। What is the underlying insult? ये क्यों होता है कि प्रोस्टासाइक्लिन्स ऊपर चले गए हैं और थ्रोम्बोक्सिन्स की प्रोडक्शन कम हो गई है? एबनॉर्मल सर जो होता है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन की नहीं, वो तो आप सर चेंजेस आती हैं आपके प्लेसेंटा में, इस वजह से शायद ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। आपका नाम अजहर है, माजरत के साथ आप ये जो ये हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम है, हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं हम कहते हैं आपके प्लेसेंटा में, सो इट समटाइम इट क्वाइट इरिटेट्स योर लिसनर। नहीं ठीक है अजहर, ये and you are just trying to stimulate somebody who is ready to hit you। वो वाईवे के अंदर ये बैड इंप्रेशन होता है। अच्छा, बाहर this all occurs, sir, excuse me, this all insult occur because of the placental ischemia जो हो रहा होता है, जो कि हमारे the reason is you are right। Okay. Yes, you are right।
but reason is there is a failure to uncoil of uterine artery, ठीक है, जो कि आगे ब्रांचेस थ्रो कर रही होती, उसकी वजह से इस्केमिक इंसल्ट होता है, और उसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो उसको सेंसिटाइज करते हैं, and they just start behaving in a very different way. और thromboxane A जो vasodilator है और प्लेटलेट एग्रीगेटर है, राइट, और दूसरा जो है प्रोस्टासाइक्लिन्स वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं और वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, तो इनके प्रोपोर्शन में डिफरेंस होता है, और उसके बाद ये सारी कहानी चलती है आगे तक। सर सॉरी, अगर सर thromboxane A2, जी सर thromboxane A2 are the vasoconstrictors and the prostaglandins are the vasodilators. Yes, prostaglandins are the vasodilator. Thromboxane A is vasodilator, right? और ये is vasoconstrictor. नहीं, Thromboxane A2 is vasoconstrictor. Vasoconstrictor. Yes sir, thromboxane A2 is vasoconstrictor. ओके, मे बी मैं इसको अदर वे कंफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत पुराना पढ़ा हुआ है, पर मेन रीजन इसकी ये होती है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना, चेंजेस कब शुरू होती हैं, और तो इसमें ज्यादातर जो है 16 वीक्स तक आपका कार्डिक आउटपुट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, और जो ब्लड वॉल्यूम है वो मैक्सिमम जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, और ये जो है ना आपकी 32 वीक्स तक ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ता रहता है ग्रेजुअली, और मैक्सिमम होता है एट द टाइम जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। ये क्योंकि ये एमसीक्यूज करते हुए आपको ये दिमाग में होना चाहिए कार्डिक आउटपुट का ना। एंड वन क्वेश्चन इज के किसी को आइडिया हो कि कौन सी एंटीबायोटिक सेफेस्ट हैं प्रेगनेंसी में, और समटाइम ये मेन सबको पता है, सफेजोलिन दे सकते हैं आप, ऑगमेंटन दे सकते हैं, पर वो क्वेश्चन समटाइम थ्रो होता है कि पेशेंट है और उसको 35, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही ऑब्स में अगर आप काम कर रहे हैं, एंड इफ यू आर अ फिजिशियन व्हाट एवर योर स्पेशलिटी, आप न्यूनेटोलॉजी कर रहे हैं या आप एनेस्थेटिस्ट हैं या आप सर्जन हैं, एट 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन विजाइनल स्वाब लिया जाता है टू रूल आउट जीबीएस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, राइट? ये आप लोगों को पता है इस बात का? नो सर। वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि जीबीएस जो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी कहते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। ओके, तो जो डेवलप कंट्रीज में लोग काम कर रहे होते हैं 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे उसका जीबीएस स्वाब लेते हैं लेडी का, और अगर वो पॉजिटिव है तो आपने उसको प्रोफिलैक्टिकली या सफेजोलिन देनी होती है, विच इज फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, या कोई भी पेनिसिलिन ग्रुप देना होता है। बट ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो जो है सेफेलोस्पोरिन्स को भी हो, ठीक है। तो आपने अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक कौन सा उसको देना है? सर क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं आप। एजिथ्रोमाइसिन सर। एजिथ्रोमाइसिन, ओके सर, और क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स? एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस को कवर कर लेता है सर, और सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में एजोमैक्स ही देते हैं आजकल। We are not talking about upper respiratory tract infection, we are talking about vaginal infection. Because I assume that baby delivers vaginal. There is no role of throat in that. No, ये जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है ये थ्रोट में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें that is group A streptococcus. ये डिफरेंट है। That is strep viridians. क्या आप ही बता दें which antibiotic is safe? बिलाल बता दो, ये असल में
ये मेरे ख्याल से आम किताबों में नहीं लिखा हुआ, ये मेरे लिए भी नई है बात, ये आप बता दो। तो आप उसके अल्टरनेटिव, अगर आप कोई भी ऐसा माइक्रोब जो है ना जो पेनिसिलिन से कवर नहीं हो रहा, तो ये एक यहाँ हमारे भाई बात कर रहे थे क्लिंडामाइसिन की, सो अल्टरनेटिव इज क्लिंडामाइसिन। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो देखें हमारे जिस ट्रेन, मैं भी पाकिस्तान का पढ़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत सारे साल पाकिस्तान काम किया है। हम लोग स्किल में भी बहुत अच्छे होते हैं, बाकी चीजों में भी, बट जनरली देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर एथिक्स और हाउ वी रिएक्ट टू थिंग्स। होता ये है कि हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग और हमारा जो एक लोकल हॉस्पिटल की प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें हमें बहुत सारी जगहों पे हम कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, बट अगर आप मेडिसिन के एथिक्स पढ़ें तो इफ यू आर ए फिजिशियन और आप किसी भी सिचुएशन में पेशेंट के काम क्रॉस आते हैं, यू हैव टू रिएक्ट टू दैट पेशेंट अनटिल अनलेस के डेफिनेटिव स्पेशलिटी कम्स टू रिलीव यू एंड रेस्क्यू यू। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब लेट्स से अगर अब ये मैंने चीज इसलिए शेयर करना चाहिए आप लोगों से कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, अगर कोई बच्चा, एक मदर है जिसका विजाइनल स्वाब पॉजिटिव है विद ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस और वो विजाइनली डिलीवर होता है और पेशेंट, वो बच्चा जो है वो इन्फेक्शन उसको ट्रांसमिट हो जाती है तो उसे मेनिंजाइटिस हो जाता है, तो इट मींस कि वो देयर आर वेरी वेरी एक्सट्रीम कैटास्ट्रोफिक स्क्वेली ऑफ मेनिंजाइटिस। तो ये छोटी छोटी सिंपल चीजें हैं जिससे हम लाइफ को बचा सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम इन चीजों पे फोकस नहीं होते हैं और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, तो इस चीज में हम लैग करते हैं। और हो सकता है आपको क्वेश्चंस ना पूछे जाएं या कुछ लोग कहेंगे देयर इज नो नीड टू नो दिस स्टफ, बट बीइंग अ डॉक्टर कुछ ऐसी सेंसिटिव चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ की प्रैक्टिस में एक जान को भी ऐसे बचा लेते हैं तो हो सकता है वही हमारी मगफरत का जरिया बन जाए, या आप उस आपके पॉजिटिव एक्ट पे हो सकता है नेचर आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दे, यू प्रोग्रेस इन योर कैरियर अ लॉट, और हो सकता है आप जहाँ पे जिस पीक पे जाके बैठना चाहते हैं आपके लिए भी खुल जाए वो रास्ता। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप जहन में रखें और काम करते रहें तो बाकी ये प्रेगनेंसी की चेंजेस और ये चीजें, ये वही ब्रेड एंड बटर है। और जो ये पहले डॉक्टर अजहर ने प्रेजेंट किया, मोर और लेस इफ यू नो दिस स्टफ एंड यू गो फॉर एग्जाम, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू नेल योर एग्जाम। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बताएं, व्हाट इज इंट्रा यूट्राइन फीटल रिससिटेशन? जी सारा, आप बताओ। सर इंट्रायूट्राइन फीटल रिससिटेशन जी सर इसमें बेसिकली तो मदर की रिससिटेशन ही आएगी ना, कि इफ ऑफ सॉरी कोर्स आई कैन नॉट। ये किसी और को पता है? ये किसी ने नाम सुना है ये इंट्रायूट्राइल फीटल रिससिटेशन? अजहर आप बताओ। अजहर आवाज आ रही है? अच्छा, एनीवे ये नाम सुना है कभी इंट्रायूट्राइन फीटल रिससिटेशन का? सर वेरी न्यू टू मी। जी बिलाल आप बता दो। अच्छा, ये जो इंट्रा यूट्राइन फीटल रिससिटेशन है, अगर कोई भी फीटस है जिसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही और उसको जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे प्लेसेंटा से, व्हाट एवर द रीजन, वो कॉर्ड कंप्रेशन हो रही है या कोई प्लेसेंटल डिटैचमेंट हो रही है, तो जनरली बाय द टाइम कम्स कि आप उस सिचुएशन को अप्रोप्रिएट करें और उस बच्चे को डिलीवर करें, अगर वो बाहर डिलीवर होने के बाद अपनी हीमोडायनामिक्स और रेस्पिरेशन को सस्टेन कर सकता है, उसको ऑफ कोर्स ये हेल्प। तो आप इंट्रा यूट्राइन है उसको कुछ मैन्यूवर्स करने होते हैं, उसमें एक तो ये ऑटोकेवल कंप्रेशन हो रही है तो आप वेज रख देंगे, मदर को ऑक्सीजन लगाएंगे, इफ शी इज हाइपोटेंसिव तो आप उसको फिनाइलेफ्रिन या एफिड्रिन कोई भी आप उसको
प्रेशर देंगे ताकि उसका मैप जरा ज्यादा होगा। बिलाल आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को आवाज आ रही है बाकी लोगों को? अच्छा, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। ये अच्छा, ये बिलाल की आवाज ड्रॉप हो गई है। अच्छा देखें, इसके अंदर ना फार्मूला है स्पॉइल्ट, SPOILT, ठीक है। तो सिंटोसिनोन जो है वो ऑफ कर दी, पोजीशन आपने लेफ्ट लैटरल जिस तरह उसने बताया था, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन लगाया, फ्लूइड दिया, ब्लड प्रेशर अगर लो, एल है फॉर ओ फॉर ऑक्सीजन, IV इन्फ्यूजन ऑफ क्रिस्टोलाइट, ठीक है। एल से है लो ब्लड प्रेशर, तो लो ब्लड प्रेशर अगर है तो आपने जो है वो वेजोप्रेसर देना है, ठीक है। और अगर जरूरत फिर भी ठीक नहीं होता तो आप उसको हो सकता है टोकोलिटिक एजेंट आपको देना पड़े, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंट्रा यूट्राइन फीटल रिसेसिटेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको CTG के भी आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि MCQ में ये बहुत आते हैं, ये MCQ में ये बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। थोड़ा बहुत आइडिया है, या एक्सेलरेशन होती है या डिसेलरेशन होती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है, अर्ली या लेट? लेट डिसेलरेशन, ठीक है। तो लेट डिसेलरेशन किस वजह से हो सकती है? सर कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से, मैटरनल हाइपोटेंशन की वजह से, हाइपोक्सीमिया की वजह से, या फिर प्रोलॉन्ग एस्फिक्सिया की वजह से भी होती हैं। ठीक, इसमें जो अच्छा, और जो क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक जो है वो अर्ली की क्या कॉजेज होती हैं? सर अर्ली तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है ना, हेड कंप्रेशन की वजह से हो गई, हेड कंप्रेशन खत्म हुई तो वो खत्म हो गई उसके साथ ही। दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द फीटल हाइपोक्सिया। जो लेट होती है वो फिर दो तरह की होती हैं, या तो वो नॉर्मल वेरिएबिलिटी के साथ होंगी या फिर डिक्रीज वेरिएबिलिटी के साथ होंगी। जो नॉर्मल होती है वो तो ड्यू टू मैटरनल हाइपोटेंशन या हाइपोक्सीमिया की वजह से, ये भी रिवर्सिबल होती है, आपकी यूट्रोप्लेसेंटल जो इंसफिशिएंसी होती है। लेकिन जो डिक्रीज वेरिएबिलिटी है ना लेट डिसेलेरेशन में, सबसे बुरी होती है। ये प्रोलॉन्ग एस्फिक्सिया जब होता है ना तब होती है ये। ठीक है सर, वेरिएबिलिटी और लेट डी सेल्स, अर्ली डी सेल्स, ये सब पे क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस तो थे। ये आप लोगों को अगर आप लोग जहमत करें ना, सारे लोग आर्टिकल्स को पढ़ने का, तो ये फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग का एक आर्टिकल है नंबर 294, ये उसके अंदर अभी भी मैंने शेयर भी किया है, ये उसमें मौजूद है, ठीक है ना। तो आप उसको उसमें से देख सकते हैं। तो उसमें ये सारी ये इंट्रा यूट्राइन पूरा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से सिर्फ आप ये कॉजेज पढ़ें, कौन किस चीज़ की क्या सिग्निफिकेंस होती है। उसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, जाहिर बात है वो जब आर्टिकल लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत उस टॉपिक को पूरे को कवर करते हैं, लेकिन आपको इतना इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बिलाल, अब आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। अच्छा, पहले तो आप लोग ये बताएं कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है और उसकी जो मिनिमल या मॉडरेट जो हम कहते हैं वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, वो किसी डॉक्टर साहब को आइडिया हो? सर 140 to 160. Anyone else? 110 to 160. Okay, so 110 to 160 नॉर्मल हार्ट रेट होता है। और यूजुअली जो रीअश्योरिंग CTG है, तो मिनिमल जो है ना 1-2 से लेके 5 तक का डिफरेंस मिनिमल एक्सेप्टेबल है, यानी 111 to 126। पर जो अच्छी वेरिएबिलिटी हार्ट रेट की होती है वो है 5 लोअर साइड पे, यानी 115, और 120 पे आप आगे ऐड करेंगे 15 to 20, यानी कि 115 से लेके जो हायर लिमिट है उसमें भी 15 to 20 बीट्स की वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, मोर देन 20 सेकेंड्स ट्वाइस इन मोर देन 20 मिनट्स। अगर इस तरह का रिदम चल रहा है, आपने एब्डोमेन पे मदर के इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं और ये है,
तो दैट्स फाइन। बट इसमें 3 पैटर्न होते हैं, काफी लोगों ने वो बता दिए। एक वेरिएबल डिसेलरेशन होता है, उसमें जो है ना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का एक अलग पैटर्न चल रहा होता है और जो फीटस है उसका हार्ट रेट जो है वो वेरिएबली डिसेलरेट कर रहा होता है, पर वो डिसेलरेशन जो है ना वो लेस देन 30 सेकेंड होती है। ठीक है, जो मैक्सिमम डिप से लेके वापस बेसलाइन पे आने का टाइम होता है ना वो लेस देन 15 सेकेंड होता है। और दिस इज वेरी अलार्मिंग साइन, और ये कॉर्ड कंप्रेशन का साइन होता है कि वेरिएबल डिसेलरेशन। वेरिएबल डिसेलरेशन को मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि वेरिएबली हार्ट रेट उसका डिप कर रहा होता है, डिसेलरेट कर रहा होता है या एक्सेलरेट कर रहा होता है, बट उसका कोरिलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से नहीं होता। ठीक है, दूसरा जो है जब हेड एंगेज होता है तो दैट इज अर्ली डिसेलरेशन, कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी तब फीटस के हार्ट रेट में चेंज आएगी और वो मैक्सिमम डाउन होके वापस बेसलाइन पे आने का उसको मोर देन 30 सेकेंड या एटलीस्ट 30 सेकेंड का टाइम लगता है। दैट इज फाइन, वो एक नॉर्मल फिनोमेना चल रहा होता है। और लेट डिसेलरेशन में बच्चे का हार्ट रेट तब ड्रॉप करता है जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड हो रही होती है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऑफ कोर्स यूट्राइन परफ्यूजन कम होगी, राइट, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर वो उसको समहाउ नेचर ने हेल्प किया होता है फीटस को कि वो टॉलरेट कर रहा होता है। बट ऑफ कोर्स जब यूट्राइन एंड पे पहुंचती है कॉन्ट्रैक्शन तो इतनी परफ्यूजन उसकी गिर जाती है, देन उसका हार्ट रेट ड्रॉप होता है, डिसेलरेट करता है एंड देन कम्स टू बेसलाइन अगेन। जो इस डिप का ड्यूरेशन होता है एटलीस्ट 30 सेकेंड या मोर देन 30 सेकेंड होता है और एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसको बोलते हैं लेट डिसेलरेशन। ठीक है, तो इसकी वजह यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है। उसमें आगे आप जो मर्जी जोड़ लें जी, कि वो प्लेसेंटा अब्रप्शिया हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया है इसको, या कोई कंसील्ड हेमरेज पहले से चल रहा था अब एग्रावेट कर गया है, या एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है मदर को, यूट्राइन रप्चर हो गया है। हम लोगों ने जो है ना ये बहुत इजी है, अगर आप लेबर रूम में काम करते हैं या एपिड्यूरल लगाने जाते हैं तो वहां पे जो ट्रेन नर्सेज होती हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट इन रीडिंग दीज रिदम्स। तो अगर आप 10 मिनट उनके साथ लगाएं तो आपके ज़हन में एक दफा ये तस्वीर क्लिक कर दे तो उसके बाद आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो वेरिएबल डिसेलरेशन है वो कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है, और मोस्ट कॉमन सिनेरियो ये होता है कि वो प्री मैच्योर और प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गया होता है। जब मेम्ब्रेन रप्चर करता है वो एमनियोटिक फ्लूइड गश वेजाइनली बाहर निकलता है और साथ ही कॉर्ड भी प्रोलैप्स हो जाता है और वो कंप्रेस होता है। ठीक है, जो नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस करती है उसमें अर्ली डिसेलरेशन होगा, और यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी व्हाट आर द रीजंस, जो भी उसके नीचे ब्रेड एंड बटर हैं ये 5-6 चीजें, उसमें लेट डिसेलरेशन होती है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। अच्छा, और अगर एब्सेंट होगा डिसेलरेशन तो उसकी क्या होती है? एब्सेंट अगर वेरिएबिलिटी हो, फ्लैट सीटीजी जो है, मतलब फ्लैट सीटी से मुराद है कि वेरिएशन नहीं हो रही है कि, तो इसका मतलब है कि उसमें डिफरेंट चीजें हैं जिशान भाई। उसमें ये हो सकता है कि कोई मदर नारकोटिक यूज कर रही है, फीटस इज स्लीपिंग, या उसका किक जो है इलेक्ट्रोड मैल पोजिशन हुए हैं, तो इस तरह के रीजंस हैं। तो अगर वो आपको आ रहा है तो फिर आपने स्ट्रेस उसका करना होता है। ये है नॉन स्ट्रेस टेस्ट पे आप वेरिएबिलिटी देखते हैं, देन यू विल डू स्ट्रेस टेस्ट। अगर वो भी आपका पॉजिटिव आता है कि फीटस की कोई वेरिएबिलिटी नहीं हो रही, तो फिर उससे नेक्स्ट करते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल करते हैं। उसमें 4-5 चीजें करते हैं, अल्ट्रासाउंड रखते हैं, उसमें फीटस की ब्रीदिंग मूवमेंट देखते हैं, उसकी टोन देखते हैं, उसकी आप अगेन उसकी हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं और उसका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स करते हैं। ये 5 चीजें होती हैं और इसमें इसका टोटल स्कोर आई गेस 14-15 होता है, बट अगर बायोफिजिकल प्रोफाइल पे स्कोर 8 या 8 से ज्यादा आता है तो दैट इज रीश्योरिंग कि फीटस इज फाइन। सही। देखें बहरहाल ये कि देखें इसके अंदर इस तमाम डिस्कशन से आपको बेस लाइन ये है कि ये आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन आपको एटलीस्ट इसका बेस होना चाहिए, क्योंकि ये अब सारे क्वेश्चंस उनके खत्म हो गए, तो अब उन्होंने कोई नए क्वेश्चन बनाने हैं, तो इट कैन बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। तो ये एक इंट्रा यूट्राइन फीटल रिसेसिटेशन का हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या नेजल इंट्यूबेशन की जा सकती है प्रेग्नेंट पेशेंट में, या करनी चाहिए? नहीं सर, नहीं करनी चाहिए। क्यों? सर इंगॉल्फ भी होती हैं, ये हाई प्रोजेस्टेरॉन की वजह से तो ब्लीडिंग हो सकती है। फ्रेजाइल म्यूकोसा। सर अपर एयरवे एडिमा भी होती है सर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है आपकी क्वेश्चन मेरे बंद हो गए। कोई भी जो एग्जाम है ना, वो प्रेग्नेंट पेशेंट के क्वेश्चंस के बगैर मुकम्मल नहीं होता। ये वाइवा के लिए भी और रिटर्न के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़ें। अच्छा, उसके बाद तकरीबन सारे क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए। एडीमा की रीज़न बता दी है। यूट्राइन ब्लड फ्लो कितना होता है भाई एट टर्म? सर 1500 ml, oh sorry 750 ml per minute। एक हो गया सला, कंसेंसस हो गया। 10% सर ऑफ कार्डियक 750 ही होता है, जितना ब्रेन को जाता है ना उतना ही टर्न पे यूट्रस को जा रहा होता है। सर 750 से 11 आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मुझे बताएं, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया फॉर सिजेरियन सेक्शन? जी अजहर आप बताओ, या नुसरत आ गई है? नुसरत का इंटरनेट कनेक्ट हो गया। नुसरत, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया फॉर सिजेरियन सेक्शन? सर इसमें ये है कि जो डिफिकल्ट एयरवे है, एक तो सर वो हम अवॉइड करते हैं, दूसरा एस्पिरेशन का रिस्क है वो कम हो जाता है। देखो मैंने आपको और कल से पहले भी बताया था कि जब आपने किसी चीज को फायदा बताना है तो पहले आप उसके फायदे बताएं, ना कि दूसरे की बुराई। पहले इसके अच्छे फायदे बताओ, फिर आप नुकसानात उसके जाहिर बात है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? सर ब्लीडिंग चांसेस कम, सर एक मदर होती है, डिक्रीज रिस्क ऑफ पल्मोनरी एस्पिरेशन होता सर है। फीटस को ड्रग्स एक्सपोजर कम से कम होता है, लाइक होता ही नहीं है बल्कि रीजनल में तो। पॉलीफार्मेसी से सर पेशेंट बन जाती है, और डिक्रीज अवेक ऑफ जो पल्मोनरी पेशेंट सर अवेक होती है। जी एक बात हो गई। और इस स्ट्रेस रिस्पांस सर ब्लंट होता है। और डिक्रीज रिस्क ऑफ फेल्ड इंट्यूबेशन है, अर्ली रिटर्न ऑफ सर जीआईटी फंक्शन है सर। अर्ली मोबिलाइज होती है पेशेंट क्योंकि हाइपरकोगुलेबल स्टेट होती है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये आंसर आप लोग तरतीब से नहीं बता रहे हैं। मैं फिर हिंट भी दे रहा हूँ कि पहले इसके फायदे बताएं। क्या इसमें क्या ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, एम्बोलिज्म के चांसेस कम होते हैं, स्ट्रेस रिस्पांस कम होता है, पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया होता है? वो ये सारे जो आंसर हैं ये तो जीए की मुखालफत की है ना, तो वो पहले वो बता दें 4-5 चीजें जो इससे रिलेटेड है, फिर आप जीए की बुराइयां कर लें, ठीक है? अच्छा समझ आ गया है? जो आप बता रहे हैं वो सब सही बता रहे हैं, लेकिन बेतरतीब बता रहे हैं, तो ट्राई टू मेक इट इन एन ऑर्डर, ठीक है? अच्छा, पीडीपीएच के चांसेस प्रेग्नेंट पेशेंट में क्यों ज्यादा होते हैं? खास तौर पे जो लेबर एपिड्यूरल में पीडीपीएच के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं? सर पीडीपीएच के चांसेस तो वैसे भी फीमेल जेंडर में ज्यादा होते हैं, फिर प्रेग्नेंट पेशेंट में भी ज्यादा होते हैं। एब्डोमिनल प्रेशर होता है सर। एंगॉर्ज वेन्स होती है, एपिड्यूरल स्पेस श्रिंक हो जाती है,
और जब खास तौर पे जब कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती है तो एपिड्यूरल प्रेशर सिग्निफिकेंटली, नॉर्मली ये नेगेटिव प्रेशर होता है, पोटेंशियल स्पेस होती है, तो इसमें इवन पॉजिटिव हो जाता है, इस वजह से ड्यूरा पंक्चर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, व्हाट आर डिफरेंट यूट्राइन टॉनिक्स? मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में, ग्रुप क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं, सॉरी, उसका क्या ग्रुप होता है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, डोज क्या होती है ऑक्सीटोसिन? सर सबसे पहले मैं बताती हूँ, सबसे पहले सर हम सिंटो यूज करते हैं, हम उसका बोलस 5 इंटरनेशनल यूनिट एंड देन इट कैन बी रिपीट एज 5 इंटरनेशनल यूनिट, और हम इसकी इन्फ्यूजन दे सकते हैं जो कि हम 30 to 50 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं 500 ml में डाल के 4 घंटों में, यानी कि 10 यूनिट्स पर आवर जा रहे होते हैं। साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं हाइपोटेंशन विद टैकीकार्डिया अगर आप इसको रैपिडली देते हैं। दूसरी बात ये कि आपने इसको नहीं यूज करना अगर कोई कार्डियक पैथोलॉजी या पेशेंट में, जैसे कोई एमएस का पेशेंट है उसमें पल्मोनरी एडिमा करता है ये, तो आपने सिंटोस में दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उसके बाद हमारे पास अर्गोट एल्कलाइड्स होते हैं जिसमें आपके पास मेथोडजीन वगैरह आती है। दिस इज, आपने याद रखना है कि ये दिस इज आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एमएस के पेशेंट्स में नहीं देना आपने, और आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड पीआईएच के पेशेंट्स में, एक्लेम्शिया में, एमएस में ये क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी? सर फ्लैश पल्मोनरी एडिमा में चला जाता है पेशेंट। वो कैसे? हाइपरटेंशन भी कर, ठीक है, आप सही जवाब दे रही हो, वेजो कंस्ट्रक्शन है ना बहुत ज्यादा, तो एसवीआर बेसिकली ये भी एक मिस कॉन्सेप्ट है कि आपने एसवीआर को बढ़ा के रखना है, आपने एसवीआर को बढ़ा के नहीं रखना होता, एसवीआर को मेंटेन रखना होता है, एसवीआर को कम नहीं होने देना होता है, ठीक है? ये और बात है। अगर हाइपरटेंशन होगी तो वो कार्डिक डिकम्पेंसेशन हो सकती है, ठीक है? डिकम्पेंसेट कर जाएगा। और इसके इसमें आपके पास जो डोज है, जी सर डोज बता देती हूँ, इसमें आपके पास जो डोज होती है वो 0.2 मिलीग्राम आप इसका बोलस देते हैं, आईएम प्रेफरेबली दे दें, अगर नहीं तो आप इसको स्लो आईवी दे दें। अच्छा, फिर आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि आप देते हैं। स्लो आईवी क्या बुकिश है? स्लो आईवी लिखा लिटरेचर में नहीं है, ठीक है? हाँ सर मैंने पढ़ा है, स्लो आईवी दे सकते हैं आप। ओके, या फिर आप लिखा हुआ है जो बुक आपको नहीं पसंद उसमें लिखा हुआ है। अच्छा चले बाहर, ओके आगे। अच्छा, और कौन सा? उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि हमारे पास 3 तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, E1, E2 और F2 अल्फा। E1 जो है वो हम रेक्टली देते हैं, जैसे साइटोटैक वगैरह, मिसोप्रोस्टोल, ये 1000 माइक्स दे सकते हैं आप इसको, ठीक है? और इसकी अच्छी बात ये जो किताब में मैंने पढ़ी थी तो ये कि इट कैन बी गिवन इन द एमएस वाले पेशेंट में, ये आपको पल्मोनरी एडिमा नहीं करती, ये एक एमसीक्यू मैंने पढ़ा था। अच्छा, ये E2 है आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन या वजाइनली देते हैं जैसे डायनोप्रोस्टोन वगैरह। फिर आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है, इसकी एक बात याद रखने वाली ये है कि इसमें कार्बोप्रोस्ट आता है विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एज्मेटिक्स, आपने नहीं देना। और इसकी जो डोज होती है वो भी आप इसमें आईएम देते हैं, वो 0.25 मिलीग्राम देते हैं विच कैन बी इंक्रीज अप टू 2 मिलीग्राम तक। लेकिन आपने याद ये रखना है इसमें कि जो आपने इंटरवल है डोजेस का, इट शुड नॉट बी लेस देन 15 मिनट्स। तो आप इसका डोज बढ़ा के 2 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें जो बहुत कॉमन सा साइड इफेक्ट है, नॉजिया वॉमिटिंग करता है, इसका एक एमसीक्यू था, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, तो इट शुड बी अवॉइडेड इन द एज्मेटिक्स। बस यही वाले हैं पीपीएच के, ठीक है। अच्छा, और यूट्राइन रिलैक्सेंट्स और अगर जो रह गए हैं PGF12 सारे सर वो तो हमारे पास बीटा एगोनिस्ट आते हैं, हमारे पास मैग्नेक्सल्फेट आता है, हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। सल्फेट को अभी मना कर दिया डॉक्टर बिलाल हमारे। और इसके अलावा उसके अलावा बस यही 3 याद आ रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा एगोनिस्ट और नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स हाँ नाइट्रेट्स भी होते हैं। और जो हमारे वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो भी यूट्राइन रिलैक्सेशन करते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छे हैं, हाँ वो भी हैं। अच्छा, क्योंकि ये आपसे क्लिनिकली ये आपका सारा वाइवा का सिनेरियो हो सकता है कि एक पेशेंट की डिलीवरी हुई है
और उसके बाद उसकी यूट्राइन इन इवर्जन हो गई है, इन्वर्जन हो गई है, ठीक है, तो उसको आपने रिलैक्स करना है यूट्रस को, ताकि वो उसको रिवर्ट कर सकें। तो उस वक्त आप उनको रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो आपको उसके लिए क्या करेंगे? हाउ विल यू कंडक्ट एनेस्थीसिया, उसमें क्या कैसे करेंगे? जी सारा आप बताओ। सर जी तैयबा आप बता दो, चलो अगर जी। सर ये तो इट्स एन इमरजेंसी और आपको नहीं पता द एनपीओ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, so we should go for the RSI of the patient। RSI हम करेंगे, सबसे पहले हमने इंड्यूस करके इंट्यूबेट कर दिया, एविस क्योर कर दिया। उसके बाद जो इसमें चीज हेल्प कर सकती है हमारे एनेस्थेटिक एजेंट्स में, दैट इज हमारी इनहेलेशनल एजेंट, जो कि हम अगर 1 मैक्स ज्यादा देंगे तो वो रिलैक्स करेंगे यूट्रस को। और उसकी अगर सर एक और बात भी थी, इसको मैनुअली भी तो किया जा सकता था, मसाज करते हैं। देखें वो अगर आपको पहले बेसिकली आपने जो आंसर दिया है, ये आपने आंसर ठीक दिया है, लेकिन बेसिकली ये क्या ये मास्क पे हो सकता है या नहीं? हाँ यूट्राइन आज कुछ मास्क पे आप क्या इसको फेस मास्क पे करवाना सर ये फुल स्टमक उस वक्त नहीं है सर, ये फुल स्टमक नहीं कंसीडर करेंगे उस वक्त इसको। ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ये सर मास्क पे ना कराएं। बिलाल इसमें आप ऐड करोगे, इसका और कोई तरीका हो सकता है क्या? नाइट्रेट्स या किसी और तरीके से इसको करवाया जा सकता है? अब मुझे इसका नहीं आइडिया डॉक्टर। सर आइसोकेट अगर 50 माइक्स दे दें। नहीं, असल में बेसिकली ये सारी चीजें एक तो है कि जनरल एनेस्थीसिया के दरमियान में, और एक है कि आपको बेसिकली ये शॉर्ट एनेस्थीसिया के लिए ये फेस करना पड़ सकता है। तो आपने जो अप्रोच बताई है ना, ये सेफ अप्रोच है। अगर वो उसको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ा तो ये सेफ अप्रोच है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसको स्पाइनल में भी करवाया जा सकता है? क्या स्पाइनल लगाने से उसकी टोन खत्म होगी या नहीं होगी? इट्स अ क्वेश्चन। ये नहीं सर, स्पाइनल वोंट हेल्प इट, एक ये बात। और दूसरी बात जितनी इमरजेंसी होती है, हाँ, और ब्लीडिंग का भी कुछ पता नहीं है, पेशेंट हेमोडायनामिकली अनस्टेबल। और दूसरी बात सर, अगर हमने टोकोलिटिक्स दिए हैं, या जैसे भी अभी आपने बताया नाइट्रोप्रोसाइड या कुछ भी नाइट्रोग्लिसरीन या कोई भी ऐसी चीज दी है, तो पेशेंट को हाइपोटेंशन होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और अगर हमने ऊपर से स्पाइनल भी लगा दिया तो फिर शायद मेरा ये ख्याल है कि वो फिर कोई डिजास्टर ही ना हो जाए। स्पाइनल का इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, स्पाइनल का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। या तो आप इस अगर कंजर्वेटिवली जो नॉन एनेस्थेटिक एजेंट्स है उससे होगा तो ठीक है, वरना आपको इसको इंट्यूबेट करके आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका पॉइंट है। अच्छा, उसके अलावा वाइवे के सिनेरियोज में आपको ये जो होता है ना एसके स्टिच, क्योंकि नॉर्मल जो चीजें वो तो आपने पढ़ी हुई हैं, वो आप बता देंगे। अगर आपसे एसके स्टिच पूछ लिया, एसके स्टिच का पता है ना आपको, जो यूट्राइन इनकॉम्पिटेंस के लिए मैकडोनाल्ड स्टिच, एसके स्टिच, तो उसके लिए वो तो हम मास्क पे करा जी। अभी आपने एक मरीज को बचाया। नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, सॉरी। अभी आपने नहीं वो इंस्पिरेशन हो जाएगी, ठीक है। आपने उसमें तमाम कोई भी एनेस्थीसिया इन प्रेगनेंसी के रेफरेंस से है, वही जो आपने 2 लाइव्स हैं। अर्ली पेशेंट जो है वो लेबर में जा सकता है, अबॉर्शन हो सकती है, ये आपने सारी कंसर्न करके बाकी तमाम वही जैसे बिलाल ने बताया था ना कि कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होगी। आप इसमें तमाम एजेंट्स यूज कर सकते हैं आफ्टर 12 जो ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद। जी बिलाल। ये जो मैकडोनाल्ड स्टिच लगाते हैं ना, यूजुअली इसका राइट टाइम होता है 12 to 14 वीक्स। सो प्रोबेबली जो फुल स्टमक लिटरेचर सेज, जो प्रॉपर फुल स्टमक हम कंसीडर करते हैं, that is after 20 weeks I guess. So there are certain people who are conducting such a procedure under GA with face mask. So because it's very short procedure, याद आया था कि लेकिन बिलाल क्योंकि मुझे लगा कि इन लोगों के हिसाब से सही नहीं है ये आंसर ना। हमारे एग्जामिनर्स पाकिस्तान के वो तुम्हें पता है वो थोड़ा सा इसमें बेहतर है। नहीं, वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारी बदकिस्मती ये कि हम ट्रेनिंग देसी तरीके से कराते हैं, पर उस दिन जो एग्जामिनर वहां बैठ के सवाल पूछ रहा होता है ना, वो गोरे वाले पूछ रहा होता है। ठीक है,
ये आप जो लोगों को मार पड़ी होती ना, उनके रिटर्न पास होते हैं और वाइवा उनका तीसरी दफा कोलैप्स कर रहा होता है। रियली जो लोग पास हुए होते हैं वो उनको हेल्प नहीं कर रहे होते, रेस्क्यू नहीं कर रहे होते, क्योंकि वाइवे में उसने एंटायरली ये मेक श्योर करना है कि आर यू सेफ एनेस्थेटिस्ट और आपको रिसेंट अपडेट्स पता है या नहीं पता, ठीक है। और जनरली ये हमारे जितने भी बुजुर्ग एनेस्थेटिस्ट अभी तक जिंदा हैं और वो चली जा रहे हैं, वो एक्चुअली वो अपनी ड्यूटी समझते ही नहीं है, हालांकि वो एग्जामिनर्स हैं और उनको पता है किस तरह की बनी होती है और किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने वहां थ्रो करने हैं। पर इसीलिए जितने भी कैंडिडेट्स वहां जाते हैं जो बेचारे नहीं पास हो सकते, वो एक सरप्राइजिंग फेस के साथ या दे रिटर्न इन अ वेरी डिप्रेस्ड स्टेट। तो मेरे हिसाब से जो आप वो पढ़ें जो लेटेस्ट रिकमेंडेड है, और अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको अगर आप डिफेंड कर सकते हैं तो, और आप कॉन्फिडेंस में हैं तो आपको वो बोलना चाहिए। और अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते हो and you will lose your confidence, तो doesn't matter even you say I don't know, तो इस पे को आपको फेल नहीं कर सकता। ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि एक सवाल पे आपको पास फेल कर दे until unless तो somebody really gets personal। इसका दरमियानी जो आंसर है ना वो ये है कि यूजुअली जो है वो आप इसको इसी तरीके से आप कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे ना, तो वो ये कहें कि प्रेगनेंसी के अंदर जो एस्पिरेशन का रिस्क है वो यूजुअली 4th मंथ के बाद होता है। तो लेकिन ये है कि आप अगर इफ यू आर इन डाउट इट इज बेटर टू सिक्योर द एयरवे, ठीक है, क्योंकि कोई भी पेशेंट जिसमें आपको रिस्क है ना, तो अगर आप ये कंसर्न बता के कहेंगे इट इज बेटर टू सिक्योर द एयरवे, उसमें कोई आपको सिक्योर करने पे कोई फेल नहीं कर सकता। आप ये बता सकते हैं कि ये उसका एग्जैक्ट है ये, ठीक है। तो अच्छा हम लोगों ने बेसिक बट अगर आप डॉक्टर जिशान इसमें आपको कोई ऑफेंड होके बोलता है, फुल स्टॉमिक बात करता है, इफ यू आर रियली कॉन्फिडेंट और आपको सारी चेंजेस का पता है, मैकडोनल्ड स्टिच अगर कोई 12 से 14वें वीक पे लगा रहा है, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्स्टेट्रिशियन उसको 18 से 20 वीक पे लगा रहा है तो देयर इज हाई रिस्क चांस कि वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होनी है, और या वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होनी है या इनएविटेबल अबॉर्शन होना है। तो अगर आप उसकी इनसफिशिएंसी को वेल बिफोर टाइम उसको आप ऑगमेंट करते हैं तो वो जो जान है वो बचनी है, ठीक है। तो यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, ठीक है, और ये लिटरेचर में है। और एक क्वेश्चन और कि अभी डॉक्टर अजहर ने बात की कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो भी इन्होंने 1 2 3 4 5 मुझे एग्जैक्ट रट्टे वाली चीज याद नहीं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड वी all of us know that pregnancy is a hypercoagulable state, right? Am I right? Yes. Yes sir। So you आपने कई बार देखा होगा कि आपको लोग कह रहे थे यार इसको ट्रांजामीन लगाओ, 1 ग्राम लगाओ, 1 ग्राम और लगा दो, और मोस्टली आप ये फील करते हैं कि अगर एक पेशेंट हाइपरकोएगुलेबल है और ऑलरेडी उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स ऊपर गए हुए हैं और आप उसको TPAI इनहिबिटर दे रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड? हाँ जी, इसीलिए बोलस में देना सही नहीं होता। फेवरेट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन इट्स नॉट अबाउट गायनेकोलॉजिस्ट। नहीं सर, ये तो स्टडी भी नहीं देखें, मैं जनरल सवाल पूछ रहा हूँ कि आपका इस बारे में रैशनल क्या है? नहीं, इसमें रैशनल में बिलाल आप मुझे बताओ कि am I right? It is better not to give in bolus. If you want to give it, give it slow infusion. I belong to a group who will straightforwardly say that it's a hypercoagulable state. If it's not a dying emergency, I'm not going to give it. Yes. मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ। मैं दूसरे लोगों को पूछना चाह रहा हूँ कि कौन बंदे इस हक में हैं और कौन बंदे कहेंगे अच्छा यार कहना बे अलावा। मेरा क्वेश्चन ये पूछने का ये सर इट शुड नॉट बी गिवन। स्टडी पढ़ी थी, लेकिन सर ये जो स्टडी हुई थी कि जब प्रीविया या क्रीटा या जो भी कोई हेमरेजिक स्टेट आपकी इवन गायनी ऑप्स के पेशेंट्स पे हुई थी जिसमें ट्रांसमीन ने हेल्प किया था, मुझे उस ट्रायल का नाम नहीं याद आ रहा, ट्रायल था नहीं, इंक्लूजन क्राइटेरिया स्पेसिफिक होगा। मैंने पहले एक जुमला यूज किया कि कोई डाइंग सिचुएशन नहीं है या कोई ऐसी इंट्रैक्टेबल सिचुएशन नहीं है। सम पीपल आर हैबिचुअल कि उनके स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते। देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। अगर आपके अंदर एक सर्जिकल हैंड नहीं है तो यू कैन नेवर बी अ गुड सर्जन। अगर कोई आप
इंस्ट्रूमेंट बाय बर्थ आप में कोई ऐसी स्किल नहीं है तो आप कोई अच्छे म्यूजिशियन नहीं हो सकते। कुछ चीजें हैं जो बाय बर्थ नेचर ने दी होती हैं, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग एंड नॉलेज पॉलिश दैट पर्सन, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा दैट इज नॉट इंडिकेटेड, but they are asking to give such a drug to putting somebody at risk. So I am against. मैं इसमें बिलाल आपको मैं दूसरी एक और बात आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर कोई वेस्कुलर ब्लीड हो रहा है, मतलब वेस्कुलर ब्लीड से मुराद है आर्टीरियल ब्लीड हो रहा है, वीनस ब्लीड हो रहा है, ठीक है, तो क्या वो ट्रांसएमिक एसिड से रुक जाएगा? नो। देखिए वो सिर्फ और सिर्फ वो तो एक आप समझ लें कि जो ऊजिंग हो रही है और एक माइक्रोवेस्कुलर ब्लीडिंग है वो उसमें हेल्प करेगा। तो एक्चुअली एक ही इंडिकेशन है कि अगर आपका क्लॉट स्टेबल नहीं है, हाइपर फाइब्रिनोलाइसिस हो रही है और आपने टैग या रोटम लगाया हुआ और आप देख रहे हैं कि यार ये क्लॉट बनता बनता बिल्कुल फिशटेल बन गया, यू गिव ट्रांजामीन। अदरवाइज अगर आपने ब्लाइंडली एज अ रेस्क्यू मैनूवर देना है दैट्स फाइन, बट अदरवाइज आई एम अगेंस्ट कि आप नॉर्मली जिस पेशेंट को एक चीज देखिए, कोई भी काम करें आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट, अगर आप किसी गोरे से बात कर रहे हैं, किसी पढ़े लिखे बंदे से बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटिव सवाल का जवाब देने से पहले ही विल से स्ट्रैटिफाई रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स। अगर एग्जैक्टली ये इसलिए इसमें डू इट, अदरवाइज डोंट डू इट। यस एग्जैक्टली, मैं इसी बिलाल की बात को ही ऑन करूंगा। ये इसी तरीके से होता है, इसलिए आप जब भी बताएं ना तो आप ये ना कहें कि जरूर ये इस तरह आंसर होता है कि ये जैसे अभी किसी ने वो सुहेब पता नहीं चला गया, सुहेब सुबह थैलेसीमिया के रेफरेंस से पूछा था कि उसमें लगाना है, उसमें टॉनिकेट लगाना है और उसमें नहीं लगाना है। तो मतलब आप बिल्कुल क्लोज एंडेड जुमला ना बोलें, फिर जब भी आप ट्रांसएमिक एसिड बताएं तो आप बताएं, क्योंकि इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ट्रांसिएंट ब्लाइंडनेस। इससे माइक्रोथ्रोम्बाई जो नॉर्मली खत्म हो जाते हैं वो खत्म नहीं होते और उससे इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो आपने कभी भी इस किस्म की कोई भी दवाई देनी है तो आपके दिमाग में होना चाहिए, और अगर आपने देनी भी है तो इट इज बेटर टू गिव इन इन्फ्यूजन रादर देन बोलस, ठीक है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कुछ डिस्कशंस जैसे ये जूम मीटिंग्स में ऐसी हो रही होती हैं, कुछ बातें की जाती हैं जस्ट टू ब्रॉडन योर विजन, कि आप हम लोग जब काम कर रहे थे पाकिस्तान में तो एक कंजर्वेशन की कील हमारे दिमाग में ठोकी जाती है, बिकॉज पीपल डोंट लाइक सम जूनियर के वो उनको आज कोई बात बताए या उनसे वो किसी बेटर सिचुएशन में चला जाए इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज और स्किल्स। तो जनरली अभी वो पहले बात हुई कि मैग्नीशियम इज अ ट्रोकोलिटिक, सो हाउस में से एक डॉक्टर साहब बोलेंगे डॉक्टर बिलाल ने मना कर दिया। आई एम नॉट द वन जो मना कर रहा हूँ, ये लेटेस्ट लिटरेचर है, आई एम जस्ट शेयरिंग। बट जनरली देखिए, एग्जाम पास करना और आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं पहले सीटीजी पे बोला हूँ, बट वो मेरा बोलने का हरगिज मतलब ये नहीं कि यू हैव टू नो ऑल दिस स्टफ। वो सिर्फ ये होती है कि आपके साथ जो बंदे बैठे होते हैं आपने उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है कि यार कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स भी पता होनी चाहिए लोगों को। बट इन जनरल एग्जाम पास करने के लिए आप वो एक स्ट्रेट ट्रैक पकड़ें, और ये यूजुअली जो जिशान भाई ने चीजें शेयर की होती हैं दैट इज मोर देन इनफ। पर एक दो चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका दिमाग खुले। और देखें, ये एक नॉलेज शेयर करना ये सदका जारिया होता है, और इस अगर आप ये काम में इन्वॉल्व होते हैं तो बिलीव मी, अगर आप पढ़ते हैं और कोई एक्सटेंडेड बात किसी को बताते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे आपको अल्लाह इतनी तौफीक देगा कि आप 2-4 मजीद आर्टिकल पढ़ेंगे और ये आपको एक लगन लग जाएगी। तो एग्जाम पास करना, मैं फिर कह रहा हूँ, जितने मेरे से कुछ लोग सीनियर्स भी होंगे, कुछ जूनियर्स भी होंगे, व्हाटएवर वो किस लेवल ऑफ कैरियर पे स्टक हैं, एग्जाम पास करना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, ब्रॉड नॉलेज होना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। और दूसरी बात यह है कि नेवर गेट डिप्रेस्ड और नेवर गेट ओवर इम्प्रेस्ड बाय समबडी हु इज having comparatively more knowledge than you, because with the passage of time you can be beyond his or her capacities। और एक बात जरूर याद रखें, जिंदगी में जो जिन लोगों ने तरक्कियां की हैं उनके सिर्फ हौसले जीते हैं। किसी हथियार से, किसी चीज से कोई फाइट, कोई एग्जाम नहीं जीता जाता, सिर्फ हौसले से जीता जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को डिप्रेस करते हैं। नेवर मीट एनी डिप्रेसिव पर्सन,
ये नॉन एकेडमिक मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। और तीसरी बात ये है कि अगर किसी ब्रेन ने दुनिया में एक काम किया ना, लेट से किसी ने F-16 बनाया, उसके बाद 17 थंडर भी बनाया एक बंदे ने, तो अगर एक काम एक ब्रेन ने किया है ना, कुछ लोग थक जाते हैं, हम नहीं एग्जाम पास कर सकते। अगर एक ब्रेन ने दुनिया में कोई काम किया ना, तो दूसरा ब्रेन वो काम कर सकता है। हाँ, टाइम ज्यादा लग सकता है, हो सकता है अगर मैंने एक काम 2 साल में किया, आप 6 महीने में कर लो, या आप 4 साल में कर लो। सो नेवर गेट डिप्रेस, और एक पॉजिटिव वाइब वाले बंदों से जरूर मिलना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए, और कभी भी अना का मसला मत बनाए किसी भी चीज में। और ये अक्सर मैंने थिएटर्स में, मैं पर्सनल काम कर रहा था, लोगों को जो जलील कर रहे थे, या CO इतनी रख लो, या नाइट्रस ना चलाओ, फ्लो इतना रखो। अगर आप ऑडिट कर लें तो इन चीजों का पेशेंट आउटकम पे कोई खास नहीं फर्क पड़ता, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन चल रही है कि अगर किसी मरीज को न्यूमोथोरक्स है तो आप उसको नाइट्रस चला दें, तो ऑफ कोर्स वो क्लोज कैविटी और एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अगर इन बहसों में कोई पढ़ता भी है तो नेवर वेस्ट योर टाइम, जस्ट लिसन टू देम एंड वेट फॉर योर टाइम कि जब आप पूरे इंडिपेंडेंट फिजिशियन होंगे एंड यू आर प्रोवाइडिंग योर केयर। और ये लोग आमतौर पे इसी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं। देखें, आज बिलाल ने वही बातें जो मैं शायद आप लोगों को मीठा मीठा करके करता हूँ, बिलाल ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बताई है आपको बात, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इससे पॉजिटिव लेना चाहिए कि हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहना चाहिए। यकीन करें, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैं बहुत आज आप लोगों को लगता होगा कि मैं पता नहीं आप लोगों को क्या कुछ बता रहा हूँ, लेकिन हकीकत है, मैं जानता हूँ कि मेरी क्या औकात थी। तो इसलिए मैं कभी उस चीज को भूलता नहीं हूँ, मैं हमेशा ओन करता हूँ अपने आप को जो मैं हूँ। यस, वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। अभी आप लोगों को 1 घंटा पहले मैं अब क्योंकि एक ही बात रह गई है मेरे ख्याल कि वो हम फिर दोबारा कर लेंगे इंशाल्लाह किसी वक्त, प्लेसेंटल ड्रग ट्रांसफर, ठीक है। तो क्योंकि माहौल थोड़ा हो गया, मैं 1-2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। अभी मैं एक बच्चे का, मैं ऑन कॉल था, एक छोटा 8 महीने का बच्चा था, उसका फॉरेन बॉडी था, उसका सीड उसने फंसा ली थी। तो मैं जब वो पेशेंट कराने गया हूँ, तो वो जो मेरे साथ जो रजिस्ट्रार था, मैंने उसको हालांकि फोन पे कहा था कि आपने इसको जो है ना इनहेलेशनल इंडक्शन करनी है, और आप इसको सीवो स्टार्ट करो, इनहेलेशन इंडक्शन शुरू करो, आई एम रीचिंग। तो मैं जब गया हूँ तो वहाँ पे दूसरा जो बंदा था उसको हाथ से ना वेंटिलेट कर रहा था, ठीक है। और वो हाथ से वेंटिलेट करने में वो चीज आगे डिसलॉज हो जाए। तो फिर उसके बाद है और दूसरी बात ये कि जब आप हाथ से वेंटिलेट शुरू कर दिया तो आप नेगेटिव उसमें नेगेटिव साइकिल में आप चले गए। आपने पहले ही उसका स्टमक को भर दिया है, वो पेशेंट उसके साथ फाइट कर रहा है, एयरवे को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे वो जो है वो इतना बड़ा उसका स्टमक हुआ हुआ। और मजे की बात ये है कि वो जो ENT वाला था वो भी नहला था, वो उससे लेरिंगोस्कोप से डाल के उसको नजर आ रहा है, उससे निकल नहीं रहा। तो वो लेरिंगोस्कोप डाल के वो मैकगिल से वो बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, वो मैंने निकाला था। तो बता ही रहा हूँ आपको कि कई दफा होता ये है कि इंसान ग्रॉसली चीजों को गलत देख रहा होता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो मैं तो उस पोजीशन में था कि मैंने उनको टोक भी दिया, मैंने रोक भी दिया, लेकिन आपका वक्त आएगा, आप सबको देखें, ऑब्जर्व करें, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और बिलाल ने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो सारी चीजें होती है ना, छोटी मोटी, फ्लो आपने 4 पे कर दिया है, फ्लो आपने 1 पे कर दिया है, आपको रीजन पता होनी चाहिए कि जो 4 पे कर रहा है उससे क्या होता है, 2 पे करने से क्या होता है, एंड यू ट्राई टू हैव बोथ थिंग्स एंड देन मेक योर ओन वे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल फिर इंशाल्लाह करेंगे। इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। 11 ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।